And towards the end of our previous class, we started with discussion of the 16 Mahajanpads. So before we understand this term Mahajanpad, we need to understand one more term, and the term is Janpad. Now, what is Janpad? Janpad means land where Jana का मतलब होता है either people या एक clan या फिर एक tribe who sets its foot or settle somewhere. और ये जो वर्ड है ये प्राकृत और संस्कृत दोनों में यूज किया गया है. ओके, दिस टर्म हैज बीन यूज्ड इन प्राकृत एज वेल एज संस्कृत लैंग्वेज. सो दैट मीन्स here we understand कि जनरली जो जनपद है उसको हम बोल सकते हैं where these people used to come and settle. एंड इनमें से जो इम्पोर्टेंट हो गए थे और उसके बाद जो ग्रो हो गए थे इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ इवन टेरिटरी, उनको हमने बोल दिया महाजनपद. सो फॉर महाजनपद वी हैड ए डिस्कशन दैट वैसे तो देयर वर 16 महाजनपद, पर सबसे ज्यादा जो नेम जिनके अगेन एंड अगेन अपने रिटर्न और लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं वो है मगध, वाजी, पंचाला, अवंती, कुरु, कोशाला, ये सारे हैं. ओके, एंड देन वी हैड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट वी डिस्कस्ड अबाउट महाजनपद. ये जो है ये जनरली फोर्टिफाइड होते थे. बेसिकली ह्यूज वॉल्स होती थी, ब्रिक्स की, स्टोन्स की, या कभी कभी वुड की भी होती थी, जो उस पूरे एरिया के अराउंड जो है होती थी. समवेयर फॉर डिफेंसिव एंड दी अदर पर्पसेस, प्रोटेक्शन पर्पसेस. Okay, and then we studied that these areas, that is these Mahajanpads were basically ruled by somewhere kings. Okay, but in some of the other areas they were basically ruled by Gans or Ganas or Sanghas, जिनके बारे में हमने पढ़ा था. स्पेसिफिकली हमने पढ़ा था अबाउट वाजी, जहाँ पे हमने देखा था ओलिगार्की जैसी गवर्नमेंट होती है, वेयर जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनको राजा का टर्म दिया जाता था, और ये लोग जो है कंट्रोल करते थे रिसोर्सेस को. एंड देन जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता था तो दे ऑल ऑफ देम केम टुगेदर एंड फाइनली डिसाइडेड. इम्पोर्टेंट जितने भी कुछ सपोज रिचुअल्स करने होते थे, सो दीज पीपल यूज्ड टू परफॉर्म देम. तो ये हो गया एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम दैट वाज बीइंग फॉलोड इन few of the other महाजनपद. One of the most important was मगध. उसके अलावा बहुत सारे और में मोनार्की थी, पर कुछ में गण या संघ भी था. पर ये जहाँ पे गण और संघ थे ना, और स्पेसिफिकली अगर वाजी की बात करें तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, पर बहुत ज्यादा. Now let us move on to few more important aspects of these Mahajanpad. Each Mahajanpad had a capital city. ठीक है, तो यानी हर महाजनपद की कैपिटल सिटी होती थी जिसको ज्यादातर फोर्टिफाई किया जाता था. ठीक है, अब when I am saying that this was a kind of empire or a kind of territory controlled by one particular king, that means the king will require lot of resources to maintain the, you can say, monarchy. तो सबसे पहले फोर्टिफाइड जो सिटीज थी एज वेल एज आर्मीज को मेंटेन करना, ब्यूरोक्रेसी को चलाना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना, इन सब के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी. नाउ तो ऑब्वियसली ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमें कहाँ से मिलेंगे? दीज विल ऑब्वियसली वी विल गेट थ्रू द टैक्सेस. So now let us understand more about their, you can say, जो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर था, जिस हिसाब से ये लोग रूल करते थे and all these things. So from around 6th century onwards we get one more kind of literary work which is called Dharma Sutra. ठीक है, अब ये है क्या एक्चुअली में, अराउंड 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट कंपोज की थी जिसको हम बोलते हैं धर्म सूत्र. These laid down the norms for rulers as well as for the other social categories as well.
दैट मीन्स इसमें ये लिखा हुआ था कि जो रूलर्स हैं उनको कैसे रूल करना चाहिए, क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड सिमिलरली जो बाकी सोशल कैटेगरीज हैं उनसे रिलेटेड भी इसमें लिखा हुआ था कि हाउ बेसिकली एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड लिव देयर लाइफ, बेसिक उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो इसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस and tribute for cultivators. So moving on to the point, when I said that they needed a standing army, they needed to maintain regular bureaucracy. So obviously इसके लिए इनको resource कहाँ से मिलते थे? Through the taxes and the tribute. And this is told to us in Dharmashastra. तो धर्मसूत्रा, तो धर्मसूत्रा में ये लिखा हुआ है कि जो राजा है उनको टैक्सेस और ट्रिब्यूट लेना चाहिए फ्रॉम कल्टिवेटर्स, फ्रॉम द ट्रेडर्स एंड फ्रॉम आर्टिजन्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो जैसे सपोज ये तो हो गया एक सोर्स ऑफ इनकम, बट इसके साथ it was considered that if they raid or attack the neighboring states, then also it is not something which should be looked upon, या ये कोई गलत चीज नहीं है, it is actually legitimate, it is a legitimate you can say means to acquire wealth। यानी कि आपको अगर वेल्थ की जरूरत है और आपने पास वाले जो अपनी नेबरिंग स्टेट है उस पे अटैक करके वहां से वेल्थ ले लिया है आपने, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। This was an acceptable thing. It was basically stated that raids on the neighboring states are actually legitimate thing, legitimate means of acquiring wealth. So अब slowly and gradually obviously जब ऐसा होगा कि एक दूसरे के साइड अटैक हो रहे हैं, so now they need to maintain armies. तो स्टैंडिंग आर्मीज करने लग गए अब कुछ स्टेट। स्टैंडिंग आर्मीज क्या होती है, जैसे परमानेंट आर्मीज रखी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जब, जैसे कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिनको सिर्फ जब लगेगा कि वॉर की सिचुएशन है उस टाइम वो आर्मी बुला लेंगे, जिनमें से भी जनरली पीजेंट्स ऐसे होंगे। बट कुछ ने क्या किया, स्टैंडिंग आर्मी रखी, यानी परमानेंट आर्मी जैसे थी, उनको ट्रेन व्रेन भी करते थे। एंड उसके बाद रेगुलर ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, जो भी आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, आप जिस हिसाब से अपना बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हो, जिसमें अलग अलग इम्पोर्टेंट आपके मिनिस्टर्स होते हैं, कैसे क्या चीज फंक्शन करेगी, इन सबको भी रेगुलरली मेंटेन करना इन्होंने शुरू कर दिया। बट others were there who still continued to depend on militia, recruited more often than not from the peasantry। यानी वो लोग कुछ ऐसे थे अभी भी जो मेनली किस पे डिपेंड करते थे, peasants को at the time of need they used to call as the मतलब call for serving in the army। So that means यहाँ पे महाजनपद में हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्या हुई है, डेवलपमेंट हुई है। तो अगर हम इन स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो सिंपल सी चीज है, एक तो कैपिटल को फोर्टिफाई करते थे, ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी थी, इनको मेंटेन करने के लिए टैक्सेस ये लेते थे और ट्रिब्यूट लेते थे फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस इज स्टेटेड इन द धर्मसूत्र। एंड देन उसके बाद ये है कि अगर आप पैसे के लिए, अगर आपने अपनी नेबरिंग स्टेट पे अटैक किया है, देन इट इज not something that should be considered wrong. It is okay to attack your neighboring state to acquire wealth. उसके बाद but still there were few जो एक regular army, standing army maintain नहीं करते। तो ये तो हो गया अपना general you can say description about the महाजनपद। अब हम आ जाते हैं to more specific thing। स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशल जो महाजनपद है उससे रिलेटेड अपने पढ़ लेते हैं। सो वी नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज आवर मगध। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड यू कैन से जो भी मगध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। नाउ बेसिकली बिटवीन 6th and 4th century BCE अगर आप देखो
तो मगध जो है इट इज यू कैन से समवेयर जो अपना प्रेजेंट डे बिहार है उसके अराउंड है. इट became slowly and gradually one of the most powerful महाजनपद. सबसे important और सबसे powerful महाजनपद बन गया था between 6th and the 4th century BCE. ठीक है. बहुत सारी historians जो हैं इसका reason बताते हैं. Somewhere very logical and very you can say connecting kind of जो हम easily आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही रीजंस रहे होंगे कि मगध जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना ज्यादा पावरफुल या सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद कैसे बन गया. तो इसके जो रीजंस है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल क्लियरली. द फर्स्ट रीजन इज कि एग्रीकल्चर जो है वहां पे was very productive. What do we mean by this? ये वाली ऐसी लैंड है जहाँ पे alluvial soil है, very good for the cultivation of crops. We know यहाँ से important rivers बहती हैं, तो obviously this was the area जहाँ पे agriculture बहुत आराम से किया जा सकता था. तो prosperous थी, productive थी in terms of agriculture. Second point है कि यहाँ पे अपने को iron mines भी बहुत सारी अवेलेबल है और ये जो है आराम से यहाँ से आप आयरन जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इजीली असेसिबल है. और आयरन जो है इस टाइम पे बेसिकली यूज होता था फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स अलोंग विद अदर थिंग्स आल्सो. बट इससे इनको आराम से रिसोर्सेज मिल गए जिससे ये टूल्स और वेपन्स बना सकते हैं. सो अगेन वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट. उसके अलावा थर्ड हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे आसपास फॉरेस्ट थे और इन फॉरेस्ट में क्या थे, एलिफेंट्स थे. और एलिफेंट्स को दे यूज्ड एज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर आर्मी ड्यूरिंग दिस टाइम. तो अगेन इनके पास एक एडेड रिसोर्स और हो गया. उसके अलावा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से फ्लो करती हैं जिसके कारण चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन जो है वो अपने पास अवेलेबल था. ओके, दैट मीन्स नेचुरली हम बोल सकते हैं कि इतनी सारी इनके पास गिफ्ट्स ऑफ नेचर अवेलेबल थे, इतने इनके पास नेचुरली फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल थी दैट ये जो एरिया है ये प्रॉस्परस होना तो ऑलमोस्ट अपना फिक्स ही था. ओके, सो नाउ लेट अस अगेन जस्ट क्विकली गिव इट यू कैन से रिविजन अगेन. तो अगर हम इसको शॉर्ट में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली इसीलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल थी, वाटर सप्लाई था, लैंड फर्टाइल थी, एलिफेंट्स अवेलेबल थे जिनको कैप्चर करके ये लोग ट्रेन कर लेते थे फॉर आर्मी. देन उसके बाद और हम इसमें एड ऑन बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं. कैसे? फॉरेस्ट जो है अब वो आसपास अवेलेबल है तो उस टाइम पे जनरली हाउसेस या कार्ट्स या जो चैरियट्स है वो वुड से ही बनाते थे तो वो इनसे भी आराम से बना सकते थे. एंड देन एज आई सेड आयरन ओर माइंस थे. देन यहीं पे अपनी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी तो इजी वेज ऑफ कम्युनिकेशन है. सो ये तो सारे अपने तरीके हैं ही. व्हाट to basically somewhere be prosperous in economic terms, be strong if we talk about their army and their equipment. बट इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हम कंसिडर करते हैं कि इस मगध के ज्यादा इम्पोर्टेंट होने का रीजन था. सो व्हाट वर दोस? बेसिकली इफ वी look at the Buddhist and the Jain resources, written resources जो हैं, उन्होंने ये लिखा है कि मगध जो है वो इतना पावरफुल इसलिए हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स दैट इज किंग्स ऑफ दीज एरियाज. मतलब ये सारी फैसिलिटीज जो हमने पिछले स्लाइड में की है वो तो अवेलेबल थी ही, बट इसके अलावा ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो रूलर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे उनमें ऐसी क्वालिटी थी कि उन्होंने इस एरिया को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया. And they are describing these rulers as ruthlessly ambitious kings. ठीक है, मतलब ऐसे किंग्स थे जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे. ओके, सो इफ वी वांट टू टॉक अबाउट
such kings, तो namely एक तो बिंबिसारा थे, अपने अजात शत्रु थे, and then we even had महापद्मानंदा। तो ये जो पावरफुल रूलर्स हैं, ऐसे माना जाता है, these were the rulers who were responsible for, you can say, expanding the power of Magध। So ये बेस्ट नोन है बिंबिसारा, अजात शत्रु और महापद्मनंदा। और इनके मिनिस्टर्स जो हैं, इन लोगों ने सारी पॉलिसीज और इस तरीके से इन्होंने रूल किया कि ये जो एरिया है ये बन गया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद। ओके, अब कुछ ये देख लेते हैं अबाउट मगध, फ्यू मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो इनिशियली तो इनका जो कैपिटल था इट वाज राजागह। अब बेसिकली ये जो एरिया है, द प्रकृत नेम फॉर प्रेजेंट राजगीर इन बिहार। ठीक है, तो ये वैसे जो हम राजगीर बोलते हैं, ये राजगृहा जो है ये प्रेजेंट डे राजगीर है। ओके, सो दिस इज राजगृहा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, यानी कि पहले पहले इन्होंने क्या किया था, राजगृहा इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर इनिशियल फ्यू इयर्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि कैपिटल चेंज कर दिया। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैपिटल, ये जो है राजगृहा, राजगृहा इज बेसिकली द, यू कैन से, अगर इसका मतलब निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, राजा का घर, है ना, राजा का घर, दैट मीन्स हाउस ऑफ द किंग। ओके, so now this area, that is Rajgriha, was basically fortified settlement and fortified था, चारों तरफ इसका किला और ऐसे दीवार जैसे बनी हुई थी। It was located amongst the hill, but later 4th century BC के बाद जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया गया टू पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जो है इट इज प्रेजेंट डे पटना। ठीक है, और बेसिकली क्योंकि यहाँ से जो रूट्स हैं, गंगा रिवर जो जहाँ से बह रही है और आराम से इजी कम्युनिकेशन क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है, दैट इज व्हाई वी see that they shifted their capital from Rajagriha to Patliputra. Okay, now this is basically what is being stated in the book about Magad, और उसके बाद we will be studying about the early empire. But because we are talking about Magad and we are again and again saying कि बहुत powerful था, बहुत expand हो गया था, so let me just tell you one more thing about this area. See, around more than around 2003 years ago, there was a ruler named Alexander, okay, who lived in Macedonia, Europe. Now, he was the person who wanted to conquer the whole world. Okay, you must have heard also about him. He wanted to conquer the whole world. But obviously, he did not, and he could not conquer the whole world. But he did conquer many parts of Egypt, few parts of West Asia as well. But when he came to the Indian subcontinent and when he reached the bank of Bias and he asked his army men to move further, तो जो उनके आर्मी मैन थे उन्होंने क्या किया, his soldiers totally refused. उन्होंने बोला हम आगे नहीं जाएंगे. And what was the reason? They were scared. And they were very scared because they had heard that जो इस साइड के आगे के जो रूलर्स हैं इंडिया के, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स हैं उनके पास चैरियट्स हैं, उनके पास एलिफेंट्स हैं, एंड basically that is why they did not wanted to move forward to have a war or a kind of a fight with these rulers. Basically they were talking about this area, यानी ये जो महाजनपद और मगध है इनसे रिलेटेड ये बात कर रहे थे. So you can just imagine कि कितना हम ये नोटिस कर सकते हैं कि कितने पावरफुल थे according to that not only their strength, but if we compare
with the rulers of that time, उनके जो contemporary थे, we have this person Alexander, जिसने इतने एरिया पे कंट्रोल कर लिया है, इतने सारे एरियाज को अपने अंडर करने के बाद, when he reached India and when he wanted to conquer more of parts of India, his soldiers, because they did had few kind of ideas and they must have heard from somebody कि ये आगे जो एरिया है वहां पे बहुत पावरफुल रूलर्स हैं, उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, एंड ये ऐसे रूलर्स हैं जो जिनके पास एलिफेंट्स है, चैरियट्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वेपन्स भी थे, तब तक आयरन यूज करने लग गए थे ये लोग. So that means these people were really important, and not only our you can say written script or sources mention them, but even few of the sources relating to you can say जो foreign resources हैं और बाकी जो हैं ये भी अपने को इस time period के बारे में बताते हैं. So with this we understand that slowly and gradually somewhat जो हम बात करते हैं in regard to कि कैसे कोई एरिया जो है पावरफुल हुआ, और स्पेसिफिकली अगर हम देखें किंगडम्स जैसे बन जाएंगे, और ये जो किंगडम्स है ये किस तरीके से इतने इम्पोर्टेंट होंगे, एंड उसके बाद क्या क्या इनके पॉलिटिकल चेंजेस हैं, और पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ हम ये भी नोटिस करेंगे कि सोशल चेंजेस भी इसमें बहुत सारे आएंगे. द वे पीपल वर told to lead their life, how the life is divided into 4 stages, यानी कि 4 आश्रम्स, और लोगों को कैसे उस हिसाब से रहना चाहिए. एंड देन बेसिकली we will study about how caste slowly and gradually became important, and how did these people somewhere convince people that we should follow caste system, and how it is somewhere making people understand that this is associated with what God has said, that is why we need to follow it. ठीक है, तो ये जो है ये हम आगे पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ जो मगध जो इतना ज्यादा अभी इस टाइम पे इम्पोर्टेंट हो रहा था, तो समवेयर धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी एज महाजनपद जो ग्रो हो रहा था, बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर में हमें पता है इट वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य who founded the empire, and then Mauryan empire was one of the empire which will extend to not whole of India but a very major part of India even at that time. मतलब it will somewhere even include Afghanistan, and basically ruler after ruler जो dynasty चलेगी, they will be expanding lot of territory under them. So Mauryan empire will be a time period which will see lot of expansion, lot of changes, kind of you can say changes in terms of political system, social, economic, how administration will be done, how centers will be made, and specifically in more detail we'll study about Ashoka, that how did he finally conquered large part of India, and then why did he said that now we should actually not resort to wars and these kind of things. So this is the whole story that we will do in our next class. So now before winding off again, I just want you all to understand ki where is the location of Magad. You can see it on your map, Magad, or you can see even there is Rajgriha is mentioned, and Patliputra is Patna. We already know Patna, where it is located in Bihar. Okay, so यहाँ पे अपने को मगध जानना जरूरी है. Obviously we should know about all the important Mahajanpads because anything can be asked. Okay, so this is it for today. In our next class we will be doing about the early empire, and specifically we'll talk about the modern empire. Okay, this is it for today's class. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, just come back with your problems and we'll solve the problems. So meet you all in the next class.